इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मैंने जैसे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ यहाँ पर, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है या फिर लेट आउट। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी तो वो टैक्स फ्री यानी एग्जेम्प्टेड, और लेट आउट होगी तो उसकी आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो टैक्सेबल अमाउंट है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने बताया था एक से ज्यादा प्रॉपर्टी होने पर के केस में क्या करते हैं। एक से ज्यादा प्रॉपर्टी होने पर, जैसे 2019-20 से पहले आप केवल एक प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड कंसीडर कर सकते थे, मगर अब आफ्टर 2019-20 अभी आप दो हाउस प्रॉपर्टी को, ठीक है, आप सेल्फ ऑक्यूपाइड कंसीडर कर सकते हो, यानी वो दोनों एग्जेम्प्टेड होंगी, टैक्स फ्री होंगे। ठीक है, ये बात हो गई। अभी कैसे कंप्यूट करते हैं, कैसे इनकम को कंप्यूट करते हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, वहाँ उसके बाद ये आपका पूरा फॉर्मेट है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पर सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, उसमें से माइनस क्या करना है, म्युनिसिपल टैक्सेस और स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। अभी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखिए दो चीजें हैं यहाँ पर। पहले चीज है एक्सपेक्टेड रेंट, वो आपको निकालना पड़ेगा, पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज है रेंट, जो भी एक्चुअल में जो रेंट मिल रहा है उस हाउस प्रॉपर्टी से, वो उसमें माइनस क्या करेंगे, एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज्ड रेंट, जो भी ऐसा रेंट जो रियलाइज नहीं कर पाए। ठीक है, सपोज वो कोई हाउस प्रॉपर्टी है, वो रेंट पर आपने दिया हुआ है, लेकिन वो हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे देने के बाद भी आपको रेंट नहीं मिला। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा अकाउंटिंग में बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या होता है, मतलब आपको वापस आप वो पैसे नहीं मिलने वाले। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर ऐसा रेंट जो आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, आपने ये मान लिया है कि अभी वो रेंट नहीं मिलना है, अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, तो वो वो रेंट, बट बिफोर डिडक्टिंग लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लेकिन आपको और क्या डिडक्ट करना है, जो भी वैकेंसी से जो लॉस हो रहा है, मतलब सपोज आपका हाउस प्रॉपर्टी वैकेंट रहा, उस पीरियड में जो भी रेंट मिलने वाला था नहीं मिलेगा। ठीक है, वो भी आपको माइनस करना है। तो ये दोनों माइनस के बाद करने के बाद जो भी रेंट एक्चुअली रिसीव्ड है, जो भी एक्चुअली आपको रेंट रिसीव हुआ है, दैट अमाउंट एंड एक्सपेक्टेड रेंट, दोनों अमाउंट में कंपेयर करना है। जो भी अमाउंट हायर होगा, जो भी अमाउंट ज्यादा होगा, वो अमाउंट आपके लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। ठीक है, सपोज मैंने एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट किया, और वो निकल के आ गया 50,000, 50,000, और रेंट रेंट मैंने कैलकुलेट किया, तो आफ्टर सारे जो भी डिडक्शंस करने के बाद 45,000, तो दोनों में ज्यादा क्या एक्सपेक्टेड रेंट, तो आपका 50,000 रुपए एक्सपेक्टेड रेंट वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो। ठीक है, अभी ये हो गई एक बात। दूसरी बात, अभी एक्सपेक्टेड रेंट कैसे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर देखिए तीन चीजें हैं, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट। ये तीनों को कंपेयर करना है, और यहीं यहीं से आपका एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, ये दोनों को कंपेयर करना है। दोनों में जो हायर अमाउंट है, ठीक है, वो वो अमाउंट, ठीक है, वो अमाउंट आपका एक्सपेक्टेड रेंट होगा, लेकिन बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, लेकिन ये अमाउंट आपका स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट से कम होगा तभी आप उसको कंसीडर करोगे, वरना आप स्टैंडर्ड रेंट को ले लोगे। ठीक है, आया समझ में, मतलब म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, सपोज जैसे मैंने लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था, म्युनिसिपल वैल्यू सपोज 10,000 है, फेयर वैल्यू आपका 12,000 है, और स्टैंडर्ड रेंट आपका 11,000 है, 11,000 रुपए है। तो पहले म्युनिसिपल वैल्यू यानी 10,000, और फेयर वैल्यू, फेयर रेंट यानी कि 12,000, ये दोनों में कंपेयर किया। हायर अमाउंट कौन सा है, फेयर रेंट, 12,000। ठीक है, अभी आगे गए नेक्स्ट स्टेप पे, यहाँ पर बोला गया है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, लेकिन ये स्टैंडर्ड रेंट से तो ज्यादा है ना, 12% है, सॉरी 12,000 है, और आपका स्टैंडर्ड रेंट केवल 11,000 है। तो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा है तो उस कंडीशन में आप स्टैंडर्ड रेंट को ही एक्सपेक्टेड रेंट मानोगे, यानी कि 11,000 यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट
होगा। अभी किसी को डाउट है? नो सर। क्लियर है ना? यस सर। ओके। ये और भी क्लियर होगा जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, और भी क्लियर हो जाएगा ये सारी चीजें। ठीक है। बाकी ये सारी चीजें अभी हम लोग क्लास में ही डिस्कस करेंगे, यहाँ करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये अभी ये टॉपिक पूरा हुआ नहीं है। ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आप लोग को एक लिंक भेज रहा हूँ, और उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप लोग करो एक एक करके। ठीक है। और हम लोग उसको साथ साथ में डिस्कस भी करते चलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि उसको साथ साथ में डिस्कस करते, अगर कुछ प्रॉब्लम हो आप लोग उधर से पूछो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ कर नहीं रहे। अगर कुछ भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होते तो प्रॉब्लम्स तो आती, मगर अभी वो आ नहीं रही है, इसका मतलब आप लोग कुछ कर नहीं रहे हो। तो इसलिए मैं अभी कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप लोग इसको करो, और जो भी दिक्कत आ रही है वो बताओ मुझे। ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी से ये सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने लिंक शेयर कर दिया है। देखो, ट्यूट क्लास होती है कि आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स के साथ आओ, ऐसे ट्यूट क्लास नहीं होती है जैसे आप लोग कर रहे हो। इतने सारे मैंने क्वेश्चंस आप लोग को दिए हुए हैं, उसको करोगे तो फिर दिक्कत होगी। ये क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर मुझे बताओ जल्दी से। इधर ही मैसेज कर देना, चैट बॉक्स में ही मैसेज कर देना। और आप सब लोग इसको अटेम्प्ट करना, क्योंकि मैं अटेंडेंस, जो सबमिट करेगा उसी को अटेंडेंस, मैं ऐसे अटेंडेंस नहीं ले रहा हूँ। ठीक है। आप लोग को इसको सबमिट करना होगा, उसके बाद मेरे पास रोल नंबर्स आ जाएंगे, मैं उन्हीं को अटेंडेंस दे दूंगा। तो सभी को कंपलसरी है ये करना। ठीक है। लीव इनकैशमेंट का क्वेश्चन है ये। His average salary at the time of retirement amounted 7,400। एवरेज सैलरी बता दिया, कैलकुलेट नहीं करना है। He had 2 month leave at his credit। 2 महीने की लीव इसको मतलब अभी क्रेडिट में है। ठीक है। इसी का इनकैशमेंट हुआ है कितना? He received 96,000 as a leave encashment for 12 month। तो लीव इनकैशमेंट इनको 12 मंथ का मिला हुआ है 96,000। ठीक है। फाइंड आउट टैक्सेबल अमाउंट ऑफ लीव इनकैशमेंट। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। पाँच मिनट का टाइम है, 5 मिनट में आप लोग इसको कर लो, उसके बाद मैं बताता हूँ फिर कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की केवल बात कर रहा हूँ, ये 5 मिनट में करना है।
अभी तक तो हो जाना चाहिए था, चलिए खैर ठीक है। आ, वैसे अभी तक हो जाना चाहिए था। चलिए ठीक है, उसको अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बताया था, फिर से रिवाइज कर लो, देख लो। ठीक है, मैंने जैसे बताया था आपको, जब भी लीव इनकैशमेंट के लिए आपको टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो वहां पर क्या करना होता है, आपका एवरेज सैलरी दी गई है। ठीक है, 10 मंथ एवरेज सैलरी दिया गया है क्वेश्चन में, तो आपको एवरेज सैलरी तो निकालना नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, इंटू 10 कर देना है बस। 10 मंथ एवरेज सैलरी क्या हो जाएगा, आपको एवरेज सैलरी दी गई है, सैलरी इंटू 10, 10 मंथ सैलरी आपकी आ गई 74,000। ठीक है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीव इनकैशमेंट रिसीव्ड कितना है, 96,000। वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। सैलरी 7400 है, एवरेज सैलरी है, इंटू 10 कर दिया। ठीक है, 10 मंथ एवरेज सैलरी हो गया। उसके बाद लीव इनकैशमेंट रिसीव्ड कितना है, क्वेश्चन में दिया गया 96,000, 96,000 आपका आ गया। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल आसान है। उसके बाद अमाउंट ऑफ लीव सैलरी एट हिज क्रेडिट, क्रेडिट कितना हुआ है इसके पास, अभी क्रेडिट कितना बचा हुआ है, 2 मंथ्स। देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है, ही हैड 2 मंथ लीव ऑफ हिज एट हिज क्रेडिट। तो 2 मंथ सैलरी निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि 7400 इंटू 2, 14,800। और मैक्सिमम लिमिट कितनी है, यहाँ पे 3 लाख दी हुई है, वैसे 10 लाख रुपए है। मैं 3 लाख सर। हाँ, 3 लाख दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे अमाउंट को मुझे कंपेयर करना है। जो भी लीस्ट अमाउंट है वो कितना है, 14,800, 14,800 रुपए, ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, लीस्ट अमाउंट जो सबसे कम अमाउंट है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बाकी बचा कितना, टोटल जो सैलरी, सॉरी, जो लीव इनकैशमेंट जो रिसीव हो रहा है वो 96,000, माइनस कर दिया 14,800, आपका जो टैक्सेबल, 81,200 होगा सर। करेक्ट, 81,200, ये आपका टैक्सेबल अमाउंट आ गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2, इसको करो। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हो जाने चाहिए, मतलब कि उसको आपको, मतलब पेन पकड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाने चाहिए, उसमें कुछ करना ही नहीं है। बस ऑब्जर्व करके आंसर आ जाना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस का। अब क्वेश्चन नंबर 2 करिए। इसमें आपका क्या दिया गया है, बेसिक सैलरी दी गई है, लेकिन ये बात याद रखना, आफ्टर डिडक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। ठीक है, तो बेसिक सैलरी भी यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ओन कंट्रीब्यूशन आरपीएफ कितना, 20,000, तो ये इन्होंने माइनस कर दिया है। ठीक है, कभी कभी ऐसे कंफ्यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ 9.5% है। आपका जो एच आर ए है वो है 14,400, जिसके लिए वो रेंट पे कर रहे हैं कितना, 30,000 रेंट पे कर रहे हैं। ठीक है, और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, शायद आप लोग को पता होगा, यूलिप। ठीक है, आप लोग इंश्योरेंस, शायद आप लोग के सब्जेक्ट है इंश्योरेंस, जिसको आप पढ़ते हो, तो उसमें जो है शायद आप लोग ने पढ़ा हो, यूलिप प्लान्स होते हैं। ठीक है, तो वहां पे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कितना, पेड बाय एम्प्लॉयर, यूलिप प्लान, यूलिप कंट्रीब्यूशन पेड बाय एम्प्लॉयर 2,000 बस इतना सा है। आपको बस टैक्सेबल इनकम निकालनी है। तो यहाँ पर मेन है आपका जो पीपीएफ है, आरपीएफ में जो कंट्रीब्यूशन है बस उसी को कैलकुलेशन है, बाकी तो कुछ नहीं करना है। एचआरए में है, एचआरए और आरपीएफ, ये दो कैलकुलेशन है। 5 मिनट का टाइम है, जल्दी करो।
सर आंसर वाला कॉलम में टाइप नहीं हो रहा है शायद से। राइट नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा तो होना पता चाहिए। नहीं सर। सर वापस लिंक खोल के देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इधर कर दो, इधर चैट बॉक्स में आंसर जो भी है उधर मैसेज कर दो। सर भेज दिए हैं, पर सर यहाँ भी सबमिट करना जरूरी है ना। अच्छा दिव्यांश, नहीं नाम रोल नंबर लिख दिया है ना, उधर सबमिट कर देना, वो मेरे पास नाम रोल नंबर तो आ ही जाएगा, बाकी इधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उधर आंसर करना, आंसर करने से बेटर है इधर चैट बॉक्स में कर दो, और उधर सबमिट जरूर कर देना, नाम रोल नंबर के साथ सबमिट कर देना, भले आंसर ना लिखो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेरे पास हाँ एक डेटा मिल जाएगा मुझे, जो भी आप लोग जितने लोग प्रेजेंट है। ठीक है, बाकी आंसर आप लोग हाँ इधर सर, करो अब हो चैट रहा है, बॉक्स। अब हो रहा है। ठीक है, ठीक सर है, हो रहा है, हो रहा है ठीक सर। ठीक है, ठीक। तो अभी आंसर क्या है, 2,72,400। दिव्यांश आपने आंसर किया, ठीक है, देखते हैं। बिल्कुल सही है। टैक्सेबल सैलरी 2,72,400। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना था, बस आपका पहले एचआरए कैलकुलेट करना था। एचआरए के लिए क्या है, जो भी आपका एक्चुअल एचआरए है वो, ठीक है, देखिए यहाँ पे वर्किंग नोट में दिया गया है, और एक्चुअल एचआरए 14,400 ये क्वेश्चन में दिया है। और सेकेंड अमाउंट क्या होगा, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। तो जो आपका रेंट पेड है वो है 30,000, क्वेश्चन में दिया गया हुआ है 30,000, माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी आपकी है 2,40,000, पर यहाँ पर क्या दिया गया, आफ्टर डिडक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। तो कंट्रीब्यूशन जो भी ओन कंट्रीब्यूशन है, यानी एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन है, तो उसको हमेशा आप जो है सैलरी में ऐड करोगे। ठीक है, उसको कभी आप डिडक्ट नहीं करते, तो ये आपकी सैलरी आ जाएगी, या बेसिक सैलरी आ जाएगी 2,40,000 प्लस 20,000, यानी 2,60,000। ठीक है, तो इसको कभी आप डिडक्ट नहीं करते। तो इस तरह से यहाँ पर 10% ऑफ सैलरी आ जाएगी 26,000। ठीक है, तो 30,000 में से 26,000 मैंने माइनस किया, और ये अमाउंट निकल के आया 4,000। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड, 40% ऑफ सैलरी। 40% क्यों लिया, अभी इनका कुछ पता नहीं है कि इनकी मेट्रो सिटी में है या किसी दूसरी सिटी में, ऐसा कुछ यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, तो हम लोग यही मान के चलते हैं कि अदर देन मेट्रो सिटी। ठीक है, तो इसका मतलब, अच्छा हाउस इज एट ए कोलार, ठीक है, मेट्रो सिटी नहीं है लिखा हुआ है, दिया गया है। तो 40% ऑफ सैलरी यानी कि 2,60,000 का 40% यानी 1,04,000, ये आपका निकल के आएगा। ये तीनों में भी जो भी लीस्ट अमाउंट होगा, जो भी कम अमाउंट होगा सबसे, वो आपका एग्जेम्प्ट वाला पार्ट होगा, यानी 4,000, ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और बाकी बचा हुआ आपका एचआरए टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे किया है। 14,400 ये आपका एचआरए है, माइनस 4,000 ये आपका टैक्सेबल एचआरए आएगा 10,400। उसके बाद क्या है यहाँ पर, हाँ, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान कंट्रीब्यूशन पेड बाय एम्प्लॉयर 2,000 रुपीज। तो ये एम्प्लॉयर आपके लिए पे कर रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, तो ये आपके लिए एक, ये उस एम्प्लॉय के लिए एक तरह का परक्यूजिट है, तो इसको आप किसी टैक्सेबल, तरह उसको सैलरी में ऐड कर लिया जाएगा। बिल्कुल सैलरी में ऐड कर देंगे, और फुली टैक्सेबल है ये। ठीक है, जितना अमाउंट एम्प्लॉयर यस पे सर। कर रहा है आपके लिए, पूरा पूरा अमाउंट वो आपके लिए टैक्सेबल है। इस तरह से आपको सबको ऐड कर लेना है। बाकी एम्प्लॉयर ओन कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो है नहीं, ओन कंट्रीब्यूशन यानी एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन वो ऑलरेडी आपने ऐड कर दिया है। ठीक है, वहां कोई लिमिट होती नहीं, जितना भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पूरा पूरा उधर ऐड होता है। बाकी इंटरेस्ट जो भी क्रेडिटेड है वो 9.5% तक टैक्स फ्री है। ठीक है, तो उस, तो ये पूरा पूरा अमाउंट टैक्स फ्री होगा, इसकी भी एंट्री करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, बाकी सारी एंट्रीज हो गई, और जो ऐड किया उसके बाद जो अमाउंट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2,72,400। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करिए। यहाँ पर जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो है एंटरटेनमेंट अलाउंस। इसको आपको देखना पड़ेगा किस तरह से इसकी एंट्री करनी है।
दूसरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर एक अमाउंट दे दिया गया है, तो आपको 12% ऑफ सैलरी या जो भी होगा, जो भी इसका मैक्सिमम जो भी एग्जेम्पशन होगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है। उस हिसाब से आपको उतना आपको अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना ये ज्यादा है अमाउंट, ठीक है, 12% से। उसके बाद इंटरेस्ट आपका 9.5% है, इसमें कुछ नहीं करना है। सीसीए दिया गया है, सिटी कॉम्पनसेटरी फुली टैक्सेबल है, मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल है। He has been provided with the facility of unfurnished house by the employer in town, population less than 10 lakh, 10 लाख से population कम है, तो आपको पता होगा कितना परसेंट ऑफ सैलरी लेनी है, for which employer charge 500 rupees per month। तो यहाँ पे एम्प्लॉय से भी चार्जेस ले रहे हैं, 500 रुपए पर मंथ एम्प्लॉय से लिया जा रहा है, ठीक है। और फेयर रेंट ऑफ हाउस, इसको कुछ करना नहीं है, फेयर रेंट से कोई मतलब नहीं है। द हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। द एम्प्लॉयर हैज एम्प्लॉयड फॉर हिम अ स्वीपर, परक्विजिट है कितना, 200 रुपए पर मंथ, एंड सर्वेंट 750 रुपीज पर मंथ, ठीक है। तो ये भी, इसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं। एक तो रेंट फ्री एकोमोडेशन ये आपको कैलकुलेट करना है, बाकी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में वो करना है, इंटरटेनमेंट अलाउंस, ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, बाकी भी कुछ नहीं करना। सर आंसर चैट बॉक्स में डाल दिया मैंने। अच्छा, 2,42,530, ओके। ये आपका पहले का आंसर है क्या, अभी इसी क्वेश्चन का आंसर है? 2,42,530, सर इस क्वेश्चन में है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, देख लेते हैं हम। अ, हाँ, हाँ, ठीक है, आंसर सही है आपका, 2,42,530, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना था। सैलरी आपकी 15,000 पर मंथ है, तो इंटू 12, 1,80,000। उसके बाद डीए भी पूरा पूरा कर दिया। एंटरटेनमेंट अलाउंस जैसे मैंने पहले बताया था, जितना भी एंटरटेनमेंट अलाउंस है वो पूरा पूरा अमाउंट की आपको एंट्री तो पहले करनी पड़ती है,
ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पर नहीं दिया गया है कैलकुलेशन। अच्छा, यहाँ पर कुछ नहीं दिया। अच्छा हाँ, इंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए एक और कंडीशन ये भी है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, ठीक है, उसका डिडक्शन मिलने के लिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ दिया गया है फाइनेंशियल ईयर प्रोवाइडेड, कहीं पर ऐसा कुछ दिया गया है कि प्राइवेट एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। स्वीपर पॉपुलेशन नहीं, कहीं पर ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। तो इस क्वेश्चन में इनको डिडक्शन भी नहीं दिया गया, तो ये मान के चल रहे हैं कि वो प्राइवेट प्राइवेट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। इस वजह से इनको एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये एज्यूम किया गया है। अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो इनको एंटरटेनमेंट अलाउंस का भी डिडक्शन मिलता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीसीए फुली टैक्सेबल है, जितना भी सीसीए है पूरा तरीके से आपका टैक्सेबल होता है, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। उसके बाद मेडिकल अलाउंस भी टैक्सेबल है। अभी आपको देखना है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12%, तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसका जितना भी 12% से ज्यादा अमाउंट है, यानी 24,000 जो है, ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, मतलब यहाँ पर जो दिया गया है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 24,000 ईच, यानी कि एम्प्लॉयर भी 24,000 कंट्रीब्यूट कर रहा है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है 24,000। तो यहाँ इसके लिए आपको जो है पहले सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है, और उसमें से 12%, 12% के ऊपर जितना अमाउंट होगा वो आपका टैक्सेबल वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो सैलरी है 1,00,000, 1 मिनट में कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ पर वर्किंग नोट्स नहीं दिए गए हैं। $1,80,000 प्लस 3,000 employer contribution 24,000 each, 24,000 each, ठीक है। 1,80,000 into 12, 2,300, ठीक है। तो यानी कि 1,80,000 का 12% कितना हो गया, 21,600, ये आपका एग्जेम्प्टेड होगा। बाकी बचा कितना, 2,400, ये आपका टैक्सेबल पार्ट आ गया। उसके बाद फिर आपको जो भी स्वीपर, ये जो स्वीपर और सर्वेंट, ये जो परक्विजिट है ये फुली टैक्सेबल है, ठीक है। पूरा पूरा जितना भी अमाउंट आप जो भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है, 200 रुपीज पर मंथ फॉर स्वीपर एंड 750 रुपीज पर मंथ फॉर सर्वेंट, तो ये पूरा पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा और ये इधर पूरी पूरी इसकी एंट्री कर दी जाएगी। उसके बाद कंसेशन ऑफ रेंट, मतलब रेंट फ्री एकोमोडेशन, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे बताया गया कि जो सैलरी, जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से कम है, तो यहाँ पे 7.5% ऑफ सैलरी, सैलरी में क्या क्या चीजें ली जाएंगी, आपका बेसिक लिया जाएगा और आपका जो भी इंटरटेनमेंट अलाउंस है, सारे अलाउंसेस लिए जाएंगे, लेकिन डीए नहीं लिया जाएगा। ये मैंने बताया, जब भी आप रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए कैलकुलेट करते हो, जो भी टैक्सेबल अलाउंसेस होते हैं सब कुछ आप ले लेते हो, लेकिन डियरनेस अलाउंस नहीं लेते हो। तो यहाँ पर क्या क्या लिया गया, 12,000 आपका इंटरटेनमेंट अलाउंस, 2,400 आपका सीसीए लिया गया है और 10,000 रुपए आपका मेडिकल अलाउंस लिया गया है। सारे अलाउंसेस ले लिए सिवाय डीए के, ये सारे चीजों को ले लिया गया और इसका 7.5% यानी कि 15,000, 15,330, ये आपकी सैलरी निकल के आ गई। सॉरी 7.5% ऑफ सैलरी निकल के आ गई। तो इतना, और इसमें से माइनस करेंगे जो भी एम्प्लॉय पे कर रहा है उस फैसिलिटी को लेने के लिए। जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि द हाउस सॉरी द, यहाँ पर देखिए दिया गया है फॉर विच द एम्प्लॉयर चार्ज 500 रुपीज पर मंथ, 500 रुपए पर मंथ एम्प्लॉयर चार्ज कर रहा है। तो
500 इंटू 12 यानी कि 6,000 रुपए इसके लिए एम्प्लॉय को पे करना पड़ रहा है, वो माइनस कर देंगे इस वैल्यू में से, ठीक है? तो आपकी जो रेंट फ्री अकोमोडेशन की जो टैक्सेबल वैल्यू आएगी वो आएगी 9,330 रुपीस, ठीक है? तो ये भी आप ऐड कर दोगे, इस तरह से आपकी ग्रॉस सैलरी निकल के आएगी 2,42,530 रुपीस, ठीक है? अभी नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। अभी देखिए टाइम ज़्यादा नहीं बचा हुआ, आप लोग सबमिट जरूर